हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 27 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको 26 अगस्त के कंबाइंड मिलेंगे। तो ये जो सेशन है वो 27 और 26 दोनों डेट्स का है यहाँ पर, और इसका जो पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। मेरा नाम है विकास शर्मा। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। तो जो अजंता केव्स हैं, ये जो मेनली जो है किस लिए फेमस है? आपने अगर अजंता केव्स का नाम सुना होगा तो इसमें कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं जिसके बारे में जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका सही राइट आंसर यहाँ पर क्या है। भारत और चीन के बीच सीमा प्रश्न पर जो विशेष प्रतिनिधियों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी 25वीं बैठक अगस्त 2026 में कहाँ आयोजित की गई थी? The 25th meeting of the special representatives of the India-China boundary question was held in August 2026 at which place? तो ये कहाँ पर हुई थी? तो ये जो बैठक है वो बीजिंग में हुई थी, और इस बैठक के काफ़ी अहम मायने हैं क्योंकि यहाँ पर जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं NSA हैं अजीत डोभाल जी, और चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी ने, तो इन्होंने जो है बीजिंग में काफ़ी ज़रूरी मीटिंग की। और ये जो मीटिंग है वो इंडिया चाइना बाउंड्री से बेसिकली जो है जुड़ी हुई थी। तो इससे जुड़े जो मामलों पर जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी जो है 25वीं मीटिंग थी। कौन से नंबर की? 25वीं मीटिंग थी। इसमें NSA और जो चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है इसमें हिस्सा लिया। दोनों देशों ने यह माना कि वे अपने बॉर्डर के विवाद को बातचीत से सुलझाने की पूरी कोशिश जो है वो जारी यहाँ पर करेंगे। ये इनका एक तरीके से पॉलिटिकल सेटलमेंट है चाइना और इंडिया का बाउंड्री के ऊपर। तो इस मीटिंग में इन्होंने जो है पिछले कुछ लीडर्स की मीटिंग कजान और जो तियानजिन एग्रीमेंट्स हैं इसमें बनी सहमति पर जो इनका एग्रीमेंट जो था उस पर जो इनकी प्रोग्रेस थी उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। ये कजान जो कि 2024 थी और तियानजिन जो है अगस्त 2025 की। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, और दोनों देशों के बीच फिर से लोगों का जो आना जाना है, ठीक है, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है। तो आपने देखा भी जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा ये भी काफ़ी शामिल है और बॉर्डर ट्रेड भी शामिल है। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो इसकी शुरुआत यहाँ पर कही गई है, और भारत ने यहाँ पर क्लियरली ये भी कहा है कि दोनों देशों के अच्छे रिश्ते और विकास के लिए बॉर्डर पर हमें जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, मतलब कि जो हमें बॉर्डर पर शांति और अमन ये रहना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो भारत ने जो है यहाँ पर स्ट्रेस दिया है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर जो है साथ रहना ज़रूरी भी है, और ये कई मायनों में इम्पॉर्टेंट रहेगा। NSA अजीत डोभाल जो है वो चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट हांग जेंग से जो है इस यात्रा के दौरान जो है ये भी इनकी मीटिंग का एक हिस्सा है, और इसमें जो है इनके साथ भी बात यहाँ पर की जाएगी। की हाइलाइट्स जो है वो आप लोग एक बार PDF में ज़रूर मूव कर लिया करिए। यहाँ पर सारे फैक्ट्स जो है वो आपको हम नोट्स पर्पज से आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड कराते हैं। सहयोग हॉपटेक ज्वाइंट एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन द कोस्ट गार्ड्स ऑफ द विच टू कंट्रीज। तो अभी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है और जो वियतनाम के जो कोस्ट गार्ड है, इनके बीच में भी 7वीं एक हाई लेवल जो मीटिंग है, 7th हाई लेवल मीटिंग जो है ये बेसिकली होती है। और इसमें जो है ये नंबर्स आपको याद रखना है कि कौन से नंबर की थी। तो ये 7th हाई लेवल मीटिंग है जो इंडियन कोस्ट गार्ड और जो वियतनामीज जो कोस्ट गार्ड है इनके बीच में जो है ये चेन्नई में हुई अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ 2015 MOU ऑन कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन। तो जो ये 2015 के जो समझौते थे उसके तहत जो है ये मीटिंग यहाँ पर हुई, और इस मीटिंग में भारत की तरफ से जो है परमेश सिम्मड़ी, ठीक है, तो ये को चेयर्ड बाय परमेश सिम्मड़ी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड है, और मेजर जनरल लोआंग दिन होंग ये 22 कमांडेंट ऑफ द वियतनाम कोस्ट गार्ड है। तो इनके बीच में ये प्रॉपर इनका हुआ है, और दोनों देशों ने समुद्र में जो मैरीटाइम SAR है, मतलब कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, और जो लॉ इन्फोर्समेंट है और जो मरीन पोल्यूशन है, तो इसके रोकने पर जो है यहाँ पर चर्चा की गई। कनाडा ने हाल ही में किस देश के सामानों पर 50% तक के काउंटर टैरिफ की घोषणा यहाँ पर की है? कैनेडा रिसेंटली अनाउंस काउंटर टैरिफ ऑफ अप टू 50% ऑन गुड्स फ्रॉम विच कंट्री। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में ऐसा हुआ है क्योंकि अमेरिका द्वारा भी कनाडाई जो सामान है इसका और नया टैक्स लगाने के बाद जो नए टैरिफ लगाए हैं, इसके बाद कनाडा ने भी बदले में अमेरिकी सामानों पर 50% तक का जो काउंटर टैरिफ, ठीक है, तो ये बेसिकली लगाने का ऐलान यहाँ पर
किया है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। कनाडा के जो नए नियम हैं वो 8 सितंबर 2026 से लागू होंगे, जिसमें अमेरिका के टैक्स रेट से मेल खाते हुए 15, 25 और 50 का जो है वो भी यहाँ पर इन्होंने एक स्लैब जो है वो यूएस टैरिफ रेट से मैच करते हुए यहाँ पर खाए। अब ये जो टैक्स हैं वो अमेरिका से आने वाले लगभग 27.6 जो अरब इस का जो सामान होगा तो उस पर जो है ये बेसिकली लागू होंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। लगभग ये $20 बिलियन के आसपास जो है इतना रहेगा। तो इसके ऊपर जो है ये टैरिफ्स लगेंगे और इस फैसले में मुख्य रूप से स्टील, डेयरी और जो कृषि उपकरण हैं, पल्प और पेपर हैं और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हैं, तो इन सबको यहाँ पर इन्होंने टारगेट किया है। कनाडा का जो ये स्टेप है तो अमेरिका के टैक्स के खिलाफ जो है बिल्कुल इन्होंने डॉलर फॉर डॉलर रिस्पॉन्स का है, मतलब हम बात बराबर की रखेंगे, तो ये किया है इन्होंने। थिरुवोनम किस त्यौहार का महत्वपूर्ण दिन होता है? तो ये थिरुवोनम जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द विच फेस्टिवल। तो ये ओणम का यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक महत्वपूर्ण दिन होता है। तो केरल और दुनिया में जो है मलयाली लोगों के द्वारा जो है ओणम का सबसे खास और पवित्र दिन जो है थिरुवोनम, तो इसको बोलते हैं थिरुओणम। तो ये थिरुओणम जो है 26 अगस्त को जो है सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पर ये कि ओणम जो है वो केरल का एक फसल काटने वाला, जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, द फेस्टिवल जो हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द केरला के तौर पर हम इसको जानते हैं, जो राजा महाबली के हर साल अपनी प्रजा के वापस लौटने की याद में जो है ये यहाँ पर मनाया जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में यहाँ पर रहती है। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसके साथ में इस त्यौहार की जो मुख्य परंपराओं में जो फूलों की रंगोली है और पारंपरिक एक यहाँ पर एक ट्रेडिशनल फीस्ट होता है, बोट रेसेस होती हैं और अलग अलग लोक नृत्य जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो ये जो इस त्यौहार में सबसे जो ज़रूरी है ओना पुक्कलम, मतलब कि फ्लोरल कारपेट, मतलब कि फूलों की होली जो है वो इसका अहम हिस्सा जो है वो यहाँ पर बनती है। ये जो त्यौहार है वो सभी समुदायों के द्वारा मिलकर मनाया जाता है, जो केरल की एक भाईचारा और जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी यहाँ पर दिखाता है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस त्यौहार को प्रकृति के प्रति आभार और नई फसल को जोड़ने की जो है बात यहाँ पर कही है। और केरल का नाम जो है केरलम कर दिया गया, ये तो आपको पता होगा। तो ज़्यादातर जो है केरलम आपको कई जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ आपसे दिखाई दे रहा होगा। और जो पर्यटन मंत्रालय है उसके अनुसार 1961 में जब वहाँ के मुख्यमंत्री पट्टम थानु पिल्लई के कार्यकाल में जो ओणम था, इसको जो केरल का राष्ट्रीय त्यौहार, नेशनल फेस्टिवल ऑफ द केरला, ये भी यहाँ पर घोषित किया गया था। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये है पट्टम थानु पिल्लई, ये चीफ मिनिस्टर थे, तो इनके कार्यकाल में इस तरीके का जो बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया था। In which state will the initial pilot projects of the mission समृद्ध गांव भी डेवलप्ड? ये जो मध्य प्रदेश राज्य है तो इसमें जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है अभी मिशन समृद्ध गांव जो है ये इन्होंने इस राज्य में अभी इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो ये जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो इन्होंने दिल्ली के कृषि भवन से जो मिशन समृद्ध गांव है इसकी शुरुआत यहाँ पर की है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो मिशन समृद्ध गांव है ये कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये जो नई दिल्ली में कृषि भवन है तो वहाँ पर मिशन समृद्ध गांव जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। दूसरी चीज़ क्या है, इस गांव का जो इस पूरे मिशन का मेन मकसद है गांव को गरीबी से मुक्ति यहाँ पर करना। दूसरी चीज़ रोजगार से भरपूर बनाना और वहाँ के लिए जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराना। तो ये इसका मेन एम यहाँ पर है। और स्टार्टिंग में जो है पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत मध्य प्रदेश के 2 ब्लॉक, जिसमें पहला नाम है जो है इनके 2 ब्लॉक हैं। तो इसमें जो पहला नाम है एक है सीहोर और जो बेसिकली बुधनी और जो देवास ज़िले के खाते गांव में जो है ये चलाया जाएगा। ठीक है। तो सीहोर जो है वो सीहोर का एक जगह है जहाँ पर नाम है बुधनी और देवास जो है उसका खाते गांव जो है वहाँ पर ये स्टार्ट बेसिकली किया जा रहा है, खाते गांव। ठीक है। तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट का है। तो वहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट इनिशियल लेवल पर किया जाएगा और इसमें जो है सभी ज़रूरतमंद जो योजनाएं हैं इनसे जो है किसानों को जोड़ना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार को एक साथ लेकर आना। तो ये जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मिशन है जिसमें महिला किसानों को आजीविका, लखपति दीदी और फूड प्रोसेसिंग जैसे चीज़ों पर जो है वो यहाँ पर जोर देना।
Which digital platform is being utilized by the MOSPI for tracking and monitoring infrastructure projects? तो अभी जो MOSPI जो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, तो अभी क्या हुआ है कि जुलाई 2026 तक जो पैमाना प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए जो है सरकार जो है वो 1775 बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्ट्स पर जो है वो नज़र यहाँ पर रख रही है। तो ये प्लेटफॉर्म का नाम है पैनामा। तो ये जो है पैनामा, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा है 1775 ऑनगोइंग सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थ्रू द पैमाना। तो इसमें हो क्या रहा है जनरली, तो इस प्रोजेक्ट में जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो रिवाइज्ड कॉस्ट है वो है 37.11 लाख करोड़, और ये जो प्रोजेक्ट है वो 17 केंद्रीय मंत्रालयों में फैले हुए हैं, जिन पर अब तक कुल 19.26 लाख करोड़ यानी लगभग 51.91% जो है खर्च यहाँ पर हो चुका है। तो ये स्टैट्स आप लोग एग्जाम के हिसाब से पढ़ सकते हैं, ज़्यादातर जो नाबार्ड वगैरह के एग्जाम्स होते हैं तो उसके लिए जो है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि स्टैट्स पॉइंट ऑफ व्यू में ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप ऐसे समझें कि सबसे जो ज़्यादा नज़र है वो मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के पास 993 हैं, तो जिसके पास रेलवे के पास 190 है और कोयले के पास जो है वो 120 बनाते हैं। तो ऐसे स्टैट्स वाले जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरबीआई वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ग्रेड बी, तो उसमें ऐसे फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन फैक्ट्स को आप जरूर यहाँ से समझ लीजिएगा। और 6 जुलाई 2026 के दौरान इस जो मॉनिटरिंग सिस्टम में 36 और नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जोड़े गए। तो ये इस वजह से जो है ये न्यूज़ यहाँ पर चर्चा आई कि कौन सी ऐसी योजना है जिसमें ये सब किया जा रहा है। तो ये जो MOSPI जो है मॉनिटर कर रहा है 1775 ऑनगोइंग सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। प्रगति का सही पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ प्रगति? तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सेवा तीर्थ में जो इनकी 53rd प्रगति मीटिंग थी सेवा तीर्थ में, तो उसमें इन्होंने अध्यक्षता की, जो एक तरीके से समय पर पूरा करने का एक इनका जो ICT इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। और मोदी जी ने 9 राज्यों में फैले रेलवे, सड़क और बिजली सेक्टर के 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रिव्यू किया है, जिनकी कुल लागत जो है वो 30,000 करोड़ जो है वो यहाँ पर रखी गई है, और इससे ही ज़्यादा है। बल्कि उन्होंने जोर देकर कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखने के बजाय हम एक पूरी यूनिट एंड टू एंड अप्रोच के तौर पर जो है हम इसको यहाँ पर देखने वाले हैं, और इसी तरीके से हमें इसको मॉनिटर करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि काम में तेज़ी, स्पीड के साथ क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रोजेक्ट्स को पूरा करते समय जो आधुनिक तकनीकी और मजबूत निगरानी है वो ज़रूर यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए। इंडिया हेल्ड अ हाई लेवल मीटिंग टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन इन फिशरीज, एक्वाकल्चर एंड द ब्लू इकोनॉमी विद विच कंट्री? तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर एक आ गया है कि अभी रिसेंट में भारत ने जो है एक किस देश के साथ में उच्च स्तरीय बैठक की, और इसमें जो मेन है वो है ब्लू इकोनॉमी और जो मत्स्य पालन, मछली पालन है, जलीय कृषि, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है अभी सेशल्स के साथ में जो है एक इन्होंने बैठक की, और ब्लू इकोनॉमी में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 25 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में जो है ये मीटिंग बेसिकली होती है। तो ये जो फिशरी डिपार्टमेंट है ये बेसिकली जितना भी मछली पालन हो गया, ठीक है, और एक्वाकल्चर हो गया, तो ये सब जो है ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत में ही आता है। तो इस बैठक की मेज़बानी जो है भारत के मत्स्य पालन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ द जो फिशरीज़ है, इसके द्वारा की गई। और ये जो है आपका जो पूरा डिपार्टमेंट है वो आता है अंडर द जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, डेयरी मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो इन सब के अंतर्गत में ये बेसिकली आता है। और सेशल्स का जो प्रतिनिधिमंडल था तो उसका नेतृत्व तो वहाँ के मंत्री बालेस कास्ग्रो, तो इनका नाम याद रख लेना, ठीक है, ये जो नाम है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। ये है वालेस कास्ग्रो, ये मिनिस्टर ऑफ द फिशरीज, एग्रीकल्चर एंड ब्लू इकोनॉमी है, कहाँ पर है? सेशल्स में। और भारतीय पक्ष की कमान थी डॉक्टर अभिलाक्ष, ठीक है, अभिलाक्ष लिखी, तो इनके पास में थी सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द फिशरीज़ के तौर पर जो है ये काम बेसिकली कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है समझनी चाहिए। और इसके अलावा जो है यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है और जो मरीन कंजर्वेशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी चर्चा यहाँ पर रही। सिडबी ने MSME का जो सह ऋण व्यवस्था बढ़ाने के लिए कितने RRBs के प्रमुखों की बैठक बुलाई? हाउ मेनी RRBs वर रिप्रेजेंटेड एट अ सिडबीज कॉन्क्लेव ऑन एक्सपेंडिंग द MSMEs को लैंडिंग? तो यहाँ पर 28 जो है RRBs के प्रमुख थे, तो उनकी बैठक यहाँ पर बुलाई गई।
और जितने भी ग्रामीण बैंक जो हैं 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जो मेन मुखिया होते हैं उनका ये सम्मेलन न्यू दिल्ली में बेसिकली हुआ। और इस कॉन्क्लेव का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो सिडबी आरआरबी जो एमएसएमई को लैंडिंग अरेंजमेंट को जो है यहाँ पर बढ़ाने के लिए जो है ये मीटिंग यहाँ पर इनकी हुई दिल्ली में। तो इस मीटिंग में जो फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है तो इसके जो सेक्रेटरी हैं संजय लोहिया, डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस डीएफएस के, उन्होंने, और साथ में अटेंड बाय द मनोज मित्तल सीएमडी सिडबी, तो इनके द्वारा जो है, और साथ में जो चेयरपर्सन थे 28 आरआरबीज के, तो ये सब लोग मिलकर इस पूरी मीटिंग के हिस्से में शामिल यहाँ पर हुए। और इसमें यही कहा गया कि जो छोटे उद्योग हैं एमएसएमईज हैं तो इनको जो है आसानी से लोन दिलाना, जिसमें जो सिडबी की विशेषज्ञता और ग्रामीण बैंकों की ज़मीनी पहुंच का जो है मेल करके इसको आगे एग्जीक्यूट करना है। और सिडबी का जो को लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो एक तरीके से डिजिटल और पूरा पेपरलेस जो है वो काम कर रहा है और इसमें लोन बहुत जल्दी पास और डिसबर्स हो जाता है। 58th युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 में प्रथम स्थान किस विद्यालय ने प्राप्त किया है? विच स्कूल सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन 58th यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन 2025-26? तो ये जो बाल भारती पब्लिक स्कूल है तो उसने यहाँ पर ये किया और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है एक मेमोरेबल डे भी रहा इनके लिए, क्योंकि जो 58th यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन है इसका जो पुरस्कार वितरण समारोह था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिल्ली के संसद भवन परिसर में जो जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम था तो वहाँ पर जो है इसको किया गया। दूसरी चीज़ क्या है, दिल्ली के जो पीतमपुरा का बाल भारती पब्लिक स्कूल है तो उसने जो है इस प्रतियोगिता में पहला स्थान किया, बल्कि और साथ में जो जीबी मामलकर रनिंग संसदीय शील्ड जो है ट्रॉफी ये भी वहाँ पर इन्होंने जीती, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो जीबी मावलकर जो रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड एंड ट्रॉफी है वो भी इनको यहाँ पर मिली। 2026 एशियाई खेलों के लिए भारत ने कितने एथलीटों के दल को यहाँ पर मंजूरी दी? हाउ मेनी एथलीट हैव बीन अप्रूव्ड इन इंडियाज कंटिजेंट फॉर द 2026 एशियन गेम्स? तो अभी जो युवा मामले और खेल मंत्रालय हैं तो इन्होंने जापान के जो आईची नगोया में होने वाले 2026 जो एशियाई खेल हैं एशियन गेम्स, तो इसके लिए 492 जो भारतीय खिलाड़ियों का दल है वो यहाँ पर जाएगा। और ये जो प्रतियोगिता है वो आपकी 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2026 तक जो है होगी। कहाँ पर? जापान में, आईची नगोया में। तो इस पूरे भारत के दल में 492 मेंबर जो होंगे वो एथलीट जो है वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे और इसमें जो है 265 मेल हैं और 227 जो है फीमेल यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इस एथलेटिक्स टीम के मुख्य खिलाड़ियों में अगर आप देखेंगे तो नीरज चोपड़ा और मुरली श्रीशंकर, गुलबीर सिंह और तेजस्वी शंकर और ज्योति यारजी, ठीक है, तो ज्योति यारजी जो है ऐसे लोग यहाँ पर शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने बैडमिंटन के लिए जो 20 सदस्यीय टीम है इसको मंजूरी दी है और इस पूरी जो टीम में है आइकॉनिक प्लेयर के तौर पर आप पीवी सिंधु देखेंगे, लक्ष्य सेन है, आयुष शेट्टी है, गायत्री गोपीचंद है, तेरेसा जोली है और सात्विक साईराज रैंका रेड्डी हैं एंड चिराग शेट्टी हैं, तो ये लोग जो हैं इसमें हैं। और बॉक्सिंग स्क्वाड में 11 एथलीट हैं और 15 एथलीट जो हैं वो हैव बीन क्लियर द ई स्पोर्ट्स फॉर 22 फॉर रोइंग। तो मतलब कि जो ये दल है इसमें ई स्पोर्ट्स के लिए 15 और जो रोइंग नौकायन इसके लिए 22 खिलाड़ियों के जो समूह को यहाँ पर शामिल किया गया है। उड़ीसा कैबिनेट ने किस सिंचाई परियोजना को मंजूरी यहाँ पर दी है? विच इरिगेशन प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द उड़ीसा कैबिनेट? तो ये है पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और इसका जो है एस्टिमेटेड आउटले जो है वो 12,000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी उड़ीसा कैबिनेट ने जो अभी अप्रूवल किया है पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसका एस्टिमेटेड आउटले कितना रखा गया है? तो ये 12,458 करोड़ यहाँ पर रखा गया है। और जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, तो इन्होंने जो है इस चीज़ को यहाँ पर अप्रूव किया है। और इस परियोजना के जरिए उड़ीसा के सभी जिलों में 161 मेगा लिफ्ट जो सिंचाई योजना के माध्यम से लगभग 2,62,275 हेक्टेयर अतिरिक्त ज़मीन पर सिंचाई की सुविधा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है, माई भारत प्लेटफॉर्म पर जुलाई 2026 तक कितने से अधिक युवाओं ने पंजीकरण यहाँ पर किया है? हाउ मेनी यूथ हैव रजिस्टर्ड इन द माई भारत प्लेटफॉर्म बाय द जुलाई 2026? तो इस पर रिकॉर्ड 2.22 करोड़ से ज़्यादा जो युवा हैं, यूथ हैं, उन्होंने मेरा भारत जो माई भारत प्लेटफॉर्म है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। जो माई भारत प्लेटफॉर्म है इसको अक्टूबर 2023 में 15 से 29 साल की उम्र के युवाओं के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि माई भारत जो पोर्टल है वो किसके लिए है?
तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक तरीके से वॉलंटियरिंग, सीखने के नए अनुभव, लीडरशिप और स्किलिंग और जो करियर सपोर्ट जैसी कुछ सुविधाएं जो हैं वो सब एक जगह पर इनको लेकर यहाँ पर आता है। और इसमें जो है जुलाई 2026 तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए 1.52 लाख से ज़्यादा जो वॉलंटियरिंग के मौके और 24,900 से अधिक जो है लर्निंग प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर दिए जा सके हैं। भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र TMZ मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में स्थापित किया जा रहा है? इन विच हिस्टोरिकल सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश इज इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ बीइंग एस्टेब्लिश्ड? तो ये है ग्वालियर में। तो बेसिकली जो भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है वो ग्वालियर में है। और जो DOT है, हम इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशंस और गवर्नमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश, तो ये सब मिलकर जो है एक इन्होंने MOU किया हुआ है और जिसमें ये भारत का पहला जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जिसको हम लोग बोलेंगे TMZ, उसको बना रहे हैं कहाँ पर? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और ये जो प्रोजेक्ट है वो एम कर रहा है टू क्रिएट अ प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट, बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथन द आत्मनिर्भर भारत। तो पूरी तरीके से यही कि जो भारत में युवाओं के लिए अलग अलग रोजगार के मौके बने और ग्वालियर एक बड़ा टेलीकॉम हब बन जाएगा और इसमें जो है आत्मनिर्भर भारत के सपने को ज़्यादा मजबूती मिले। तो इसके लिए मोदी जी का जो ये एम्बिशियस प्लान है तो इसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। और जो ये इसका फेज़ 1 है तो इसमें डेवलपमेंट के लिए 493 करोड़ जो है वो यहाँ पर रिसीव हुए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसकी यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 493 की मदद यहाँ पर की जाएगी। हाल ही में RBI ने किस प्रकार की जमा राशि पर अलग अलग ब्याज दर निर्धारित करने की अनुमति दी है? रिसेंटली RBI अलाउड डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स ऑन विच टाइप ऑफ द डिपॉजिट। तो जो बल्क डिपॉजिट है तो इसके ऊपर RBI ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और उन्होंने बैंकों को यह डिसीजन लेकर एक अनुमति दे दी है कि वे लिक्विडिटी कवरेज हो, जिसको हम बोलते हैं LCR। तो ये जो LCR होता है तो इसके जो नियमों के आधार पर जो बल्क डिपॉजिट है इस पर अलग अलग ब्याज दरें जो हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स ऑन द बल्क डिपॉजिट। तो अब बैंक अपनी लिक्विडिटी प्रोफाइल के हिसाब से बल्क डिपॉजिट की कीमत तय करेंगे, बशर्ते एक ही साइज और फीचर्स वाली जमाओं के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। बैंकों के अनुरोध के बाद RBI ने इस नियम को लागू करने की जो तारीख है इसको आगे बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2026 जो है वो आगे यहाँ पर कर दिया है। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप डेट टाइमलाइन को याद रख लेना। और इसका जो है मेन एम यही रखा गया है कि बैंकों के लिक्विडिटी मैनेजमेंट में सुधार करना और डिपॉजिट की कीमत को जो बेसल LCR नियम है उनके साथ में यहाँ पर जोड़ना। और इस चेंज से क्या होगा कि बैंकों को अपने पैसे और लिक्विडिटी को बेहतर तरीके से संभालने में यहाँ पर मदद काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। इससे बैंकिंग सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी काफ़ी रहेगी और बैंकों को अपनी ज़रूरत के अनुसार ब्याज दरों में जो है समझदारी से फैसला यहाँ पर वो ले सकेंगे। भारतीय रेलवे ने हाल ही में कौन सी ऑनलाइन सुविधा यहाँ पर शुरू की है? तो विच न्यू ऑनलाइन फैसिलिटी हैज़ रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन रेलवेज? तो ये ऑनलाइन एक्सेस लगेज सिस्टम। अब ये बेसिकली है क्या? अभी क्या हुआ है कि जो इंडियन रेलवे है इन्होंने ऑनलाइन एक्सेस लगेज जो बुकिंग सुविधा है इसको स्टार्ट कर दिया है, जिससे यात्री ट्रेन टिकट बुक करते समय ही एक्स्ट्रा सामान और बुकिंग और पेमेंट जो है वो ऑनलाइन एक साथ कर सकेंगे। पहले जो है तय फ्री लिमिट से ज़्यादा सामान होने पर यात्रियों को अलग से रेलवे पार्सल या फिर लगेज ऑफिस जाना पड़ता था। तो अब क्या होगा कि जो डिजिटल फैसिलिटी आने से किसी तरीके की कोई फालतू इधर उधर की जो हैसल है वो उससे यहाँ पर ये बच सकते हैं। और ये सिर्फ उन यात्रियों के लिए जिनके पास कंफर्म टिकट है और भी AC फर्स्ट क्लास, AC 2 टायर, फर्स्ट क्लास, स्लीपर क्लास या फिर सेकंड क्लास जैसे एलिजिबल जो क्लासेस हैं उसमें जो है यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। और एक तरीके से डिजिटल सेवाएं देने से जो है सफ़र और भी ज़्यादा कन्वीनियंट यहाँ पर हो जाएगा ईज़ ऑफ ट्रैवल के लिए। ऐसा इंडियन रेलवे ने यहाँ पर स्टार्ट किया ऑनलाइन एक्सेस लगेज बुकिंग फैसिलिटी। तो बस यही है कि इसका मतलब क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो ये ऑनलाइन एक्सेस लगेज बुकिंग फैसिलिटी यहाँ पर इंडियन रेलवे ने स्टार्ट यहाँ पर की है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन टॉक्स हैं तो इसके तहत जो है अभी ये कहाँ पर जो है किस योजना के तहत यहाँ पर हुई है? द रिसेंट इंडिया भूटान डेवलपमेंट कोऑपरेशन टॉक्स रिव्यूड कोऑपरेशन अंडर विच प्लान। तो ये भूटान का 13th जो 5 ईयर प्लान है तो इसके तहत जो है ये हुआ है और ये हुआ कहाँ पर है? तिम्फू में। ठीक है, तो अभी तिम्फू में जो 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता थी तो उसके दौरान भूटान की 13वीं जो ये पंचवर्षीय योजना है ना
5 ईयर प्लान 2024 से 2029। तो इसके तहत जो है विकास कार्यों की समीक्षा, जो प्रगति है उसकी समीक्षा के लिए ये हुआ है कहाँ पर, थिम्फू में। तो दोनों देशों ने 332 करोड़ की लागत वाले 12 नए प्रोजेक्ट्स जो हैं टाइड असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें क्या होगा कि भूटान के जो सामाजिक आर्थिक विकास में भारत का जो है बड़ा सहयोग होगा और यहाँ पर मजबूती मिलेगी। और इस बातचीत की जो है सह अध्यक्षता जो है वो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और भूटान के जो प्रदेश सचिव हैं, विदेश सचिव हैं, तो इनका नाम है पेमा लोक्तपू दोरजी। तो इनके साथ ये हुई। तो ये यहाँ पर दोनों जो हैं ये पर्सन्स की टॉक के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट नाम यहाँ पर रहेगा। और इस बैठक में भारत द्वारा भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दिए गए कुल सहायता जो पैकेज था उसका भी यहाँ पर इन्होंने हिसाब किताब किया है। इसके अलावा भारत ने भूटान के साथ 4000 करोड़ की जो रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट है इस पर भी यहाँ पर हस्ताक्षर किए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। The ₹299 crore coaching yard remodeling projects has been approved for which रेलवे स्टेशन। तो अभी हाल ही में 299 करोड़ की कोचिंग यार्ड रिमॉडलिंग परियोजना किस रेलवे स्टेशन के लिए स्वीकृत यहाँ पर की गई, तो ये विशाखापट्टनम के लिए। और अभी बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि जो इंडियन रेलवे है उन्होंने विशाखापट्टनम जो कोचिंग यार्ड के जो रीमॉडल के लिए 299 करोड़ के एक प्रोजेक्ट को अभी मंजूरी यहाँ पर दी है, जो दक्षिण रेलवे के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर आता है। ये साउथ कोस्ट रेलवे जो है SCOR इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये है कि ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बनी रहे, गाड़ियाँ संभालने की क्षमता बढ़ाना और यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर से बेहतर करना। और इस जो परियोजना है, ये जो पूरी स्कीम है, तो इसमें 6 नए कोचिंग जो लाइनें हैं, 6 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म है और पुराने प्लेटफॉर्म जो है उनको और ज़्यादा वाइड करना, चौड़ा करना, ये सब जो है इसमें शामिल है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस स्टेशन पर रोज़ाना जो है लगभग 80,000 यात्री और 100 से ज़्यादा ट्रेनें जो है आती जाती रहती हैं। तो इस वजह से ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये 5 क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में आपसे पूछे थे। जिन लोगों ने सही आंसर दिया आप लोग एक बार वेरीफाई कर लें अपना आंसर। और आज के लिए जो 5 क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, आप लोग एक बार इनका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा। और करंट अफेयर्स फंडा की PDF आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एज सच कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर लें और टेलीग्राम पर जुड़ें। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।